नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। डेट आज की 9 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और एक्सप्लेन पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ हम देखेंगे फ्रंट पेज से, आपके सामने है यहाँ पर। पंजाब को जो फर्स्ट रैंक मिली है अभी परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में, उसका हम डिस्कशन करेंगे पीजीआई रैंकिंग के बारे में। इसकी डिटेल हमने कल ले ली थी, पर पंजाब ने ऐसा अच्छा परफॉर्मेंस कैसे दिया उसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा आगे देखें, एक छोटी सी न्यूज़ है पेज नंबर 2 पे, जिसमें बताया जा रहा है कि बंगाल में लाइटनिंग स्ट्राइक के चलते 27 जनों की डेथ हो गई। तो लाइटनिंग स्ट्राइक के लिए फेवरेबल कंडीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस आर्टिकल का एक पैराग्राफ हम देखेंगे। इसके अलावा पेज नंबर 3 पे हम न्यूज़ देखेंगे वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। इसके अलावा एक्सप्लेन पेज पे एक आर्टिकल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, वो है अल्जाइमर से रिलेटेड। इसके अलावा आगे देखें, वर्ल्ड पेज पर दो न्यूज़ डिस्कस करेंगे। एक तो यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, एंटोनियो गुटरेस का री इलेक्ट होना थे। बेसिकली यहाँ पर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो अपनी तरफ से रिकमेंड कर दिया है, अब यूएनजीए के पास में है बॉल, वो डिसाइड करेंगे कि इनको आगे कंटिन्यू कराना है कि नहीं सेकंड टेन्योर में। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है। दूसरा आर्टिकल हम देखेंगे यहाँ पर WTO पैनल का क्या एक रिकमेंडेशन या क्या बातचीत चल रही है कोविड वैक्सीन को लेकर के, जानेंगे इस मुद्दे को। इसके अलावा इकोनॉमी पेज पर एक न्यूज़ आरबीआई से रिलेटेड है। आरबीआई के स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजरी कैडर स्टैब्लिश करने की बात जो कि 2 साल पहले से कंटिन्यू है, पर अभी तक भी वो फाइनलाइज नहीं हो पाया है। एक तो ये मुद्दा जानेंगे। दूसरा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज़ की जाती है जिसको बोलते हैं ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट, ठीक है। उसमें इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट बताई जा रही है 2021 में 8.3%। इसके अलावा एक न्यूज़ और है जो हमारे काम की हो सकती है, DHFL के रेजोल्यूशन से रिलेटेड। इसमें 1-2 पॉइंट है जो हमारे काम के हैं। और एक ये झांसी गैस पाइपलाइन का इनॉग्रेशन किया गया है हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। तो कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, देखो उनको तो डिटेल में देखेंगे और बाकी जो है हम लास्ट में समरी ले लेंगे पूरे न्यूज़पेपर की। फर्स्ट न्यूज़ है फ्रंट पेज से कि पंजाब ने कैसे टॉप किया है। अभी जो हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा रैंकिंग डिक्लेयर की गई है जिसको हम पीजीआई बोल रहे हैं, परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें पंजाब टॉप रैंक में पहुंच गया, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारी वजह है, जिनमें कि लर्निंग स्पेस को लेकर के देखो कि जहां पर कोविड-19 पैंडेमिक के चलते ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में एजुकेशन दी जानी थी, वहां पर भी अच्छे से एजुकेशन दी। तो दूसरी तरफ टीचर्स की पोस्टिंग को लेकर के कि जो रिमोट एरियाज़ हैं, बॉर्डर एरियाज़ है, जहां पर हर कोई पोस्टिंग पे नहीं जाना चाहता, टीचिंग करने के लिए नहीं जाता, तो ऐसे में जो भी टीचर्स नई पोस्टिंग ले रहे हैं ना, तो उनके लिए कंपल्सरी प्रोविज़न किया गया कि वो लोग जाकर के बॉर्डर एरियाज़ में कम से कम 2 साल तक टीचिंग प्रोफेशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि 2017-18 में पंजाब की रैंकिंग थी 13वीं, ठीक है, इस इंडेक्स में, जहां से पंजाब ने जंप किया और अभी 2020 की जो रैंकिंग आई है उसमें पंजाब फर्स्ट रैंक बन गया है। ऐसे में पंजाब के बाद में जो दूसरे स्टेट्स हैं जिनकी रैंकिंग रही, जैसे कि केरला की बात करो, दिल्ली की बात करो, इनको भी पंजाब पीछे छोड़ गया है और टोटल स्कोर रहा 1000 में से 929। इसके बाद में यूटीज़ की बात करो तो यूटीज़ में सबसे अच्छा परफॉर्म किया चंडीगढ़ ने। तो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, ग्रेड इंडेक्स जो है, इसमें देखा जाता है कि स्टेट और यूटी गवर्नमेंट के द्वारा स्टेट एजुकेशन में कितना कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है या किस लेवल की एजुकेशन वहाँ पर मिल रही है, और वो मेजरमेंट किया जाता है 70 पैरामीटर्स के बेसिस पे, जिसमें लर्निंग आउटकम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसमें एनरोलमेंट भी आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों को देखा जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट काम जो किया गया है वो यहाँ पर है कि जो पंजाब के एजुकेशन सेक्रेटरी है ना, वहाँ पर उनका नाम है कृष्ण कुमार। उन्होंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन क्रिएट की जिसमें स्कूल मैनेजमेंट का भी पार्टिसिपेशन रहा, तो ब्यूरोक्रेट्स ने भी अपनी तरफ से पार्टिसिपेट किया। ऐसे करके एक अच्छा मॉडल बनाया और उसका रिजल्ट ये रहा कि पंजाब जंप कर गया और आज फर्स्ट रैंक पे पहुंच गया इस एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा जो पीजीआई रैंक अभी डिक्लेयर की गई है। तो ऐसे में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंसी और साथ में टीचर्स की खुद की कीननेस, खुद की इच्छा शक्ति कि हाँ वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज डिलीवर करे। तो 4 साल के अंदर अंदर एक तो इम्पॉर्टेंट काम क्या किया, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स का इंट्रोडक्शन, कि हमने प्राइमरी लेवल तक भी स्कूल्स को इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर दिया और आज हमारे यहाँ के बच्चे बोले पंजाब के फ्लुएंट इंग्लिश बोल लेते हैं। ऐसे में हमें आपको रिजल्ट भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, जो आज हमारी रैंकिंग भी कहीं ना कहीं इंप्रूव हुई है। इसके अलावा तो ये कृष्ण कुमार जो है एक ब्यूरोक्रेट ही आप समझ लो यहाँ पे, ठीक है, सीनियर ब्यूरोक्रेट हैं जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के पंजाब में।
तो ये चीज़ आप यहाँ से लर्न कर सकते हो केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से कि ब्यूरोक्रेट्स का कितना शानदार रोल रहता है, सिविल सर्विसेज का कितना इंपॉर्टेंट रोल रहता है एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, किस तरीके से आप अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। देखो, टीचर्स को ब्रेव बनाना और टीचर्स की यूनियन को कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग बनाना और साथ में उनकी लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर काम किया गया, जिसमें सबसे पहला काम तो कोविड-19 के चलते घर बैठे सीखिए एक प्रोग्राम, जिसमें यूट्यूब, रेडियो चैनल्स या फिर व्हाट्सएप, जूम क्लासेस, गूगल मीट के थ्रू क्लासेस ली गई। रिजल्ट ये रहा कि जो बच्चे अपने घरों पर थे उनको भी कहीं ना कहीं फैसिलिटेट किया गया। साथ में चाहे गवर्नमेंट रन स्कूल्स हो या फिर प्राइवेट स्कूल्स हो, सभी में स्मार्ट स्कूल्स फैसिलिटेट करना, मतलब वहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया गया। इसके अलावा बाला एक कॉन्सेप्ट जिसको बोला जा रहा है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, कि कोई भी अगर नया काम किया जाए तो वहाँ पर ऐसा काम हो जिससे कि बच्चे वहाँ पे लर्न कर सके, टीचर्स ज़्यादा से ज़्यादा अपने नॉलेज को डिलीवर कर सके। तो ऐसे में बाला प्रोग्राम शुरू किया गया। इसमें आप देखोगे क्लासरूम फ्लोर से लेकर के वॉल्स, डोर्स, विंडोज़, हर एक जगह पर कोशिश ये की गई है कि वो लर्निंग रिसोर्स की तरह काम कर पाए। इसके अलावा फिर बात आ जाती है फंडिंग की। तो फंडिंग के लिए देखो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बूस्ट किया गया है। तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा तो 40% तक की अफोर्डेबिलिटी इंश्योर की गई है। बाकी बची हुई अफोर्डेबिलिटी के लिए पंचायतों के लिए, एनजीओज़ या जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम है उसके तहत, या फिर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोलो, इसके बेसिस पे स्कूल्स ने अपने लेवल पे पैसा इकट्ठा किया है, जिसके तहत कहीं ना कहीं बिल्डिंग्स बनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट हो पाया है। साथ में टीचर्स के लिए पंजाब एजुकेशन पोस्टिंग ऑफ टीचर्स इन डिसएडवांटेजियस एरिया एक्ट ये पारित करवा गया, जिसमें क्या हुआ कि टीचर्स के लिए कंपलसरी कर दिया कि आप बॉर्डर एरिया में कम से कम 2 साल तक काम करोगे। तो ऐसे में क्या हो गया कि रिमोट एरियाज में भी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये रैशनलाइजेशन हुआ कि नहीं टीचर्स की अपॉइंटमेंट को लेकर के। साथ में ये भी देखा गया कि जिन स्कूल्स में स्टाफ की कमी है उन स्कूल्स में ओवर स्टाफ्ड स्कूल्स से स्टाफ को ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो ऐसे में भी एक बैलेंस बन गया। तो एक कैंपेन मोड में ये काम किया गया, एग्रेसिव एनरोलमेंट कैंपेन लाए गए, बच्चों को अवेयर किया गया। इवन गुरुद्वारास को ये कहा गया कि आप लोगों को इस चीज़ के लिए अपनी तरफ से इंसिस्ट करो कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाए। तो ऐसे में आप देखोगे एजुकेशन लेवल में भी वहाँ पर एनरोलमेंट में भी लगभग 15% का इंक्रीमेंट देखा गया है। सिमिलरली एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपनी तरफ से कॉम्प्रिहेंसिव मतलब एक हॉलिस्टिक प्रोग्राम बनाने की कोशिश की, जिसके तहत टीचर्स, हेडमास्टर, प्रिंसिपल्स इनके साथ में एंगेजमेंट हुई और एक ट्रेनिंग सेशन भी कंडक्ट हुआ और उनसे सजेशन भी लिए गए। तो ऐसे में क्या हो गया, टॉप डाउन अप्रोच भी हुई तो बॉटम अप अप्रोच पे भी काम किया गया। इसी चीज़ को यहाँ पर कंटिन्यू बताया जा रहा है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सतनाम सिंह संधू ने यह कहा कि पंजाब जो है टॉप कर रहा है स्कूल एजुकेशन में, ये बहुत अच्छी बात है, पर मुद्दा जो है वो अभी ख़त्म नहीं है, स्ट्रगल लंबी है, हमें कंटिन्यू इसी चीज़ पे काम करना है, तब जाकर के हम हमारी रैंकिंग को मेंटेन कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आ जाती है कि बंगाल में लाइटनिंग के चलते, लाइटनिंग स्ट्राइक, ये जो बिजली कड़कती है, बिजली गिरने की वजह से 27 जनों की डेथ हो गई। तो बेसिकली इसी टाइम पे बंगाल में क्यों हुआ, देखो बिजलियां कड़कने के लिए आपको परिस्थितियां सारी समझने के लिए आपको ज्योग्राफी अच्छे से देखनी पड़ेगी, जिसमें एनसीईआरटी की बुक्स हैं। सिक्स क्लास टू 12th क्लास की आपकी पूरी बुक्स अच्छे से देखनी है। 6 to 10 तो आपको कहीं ना कहीं बेसिक समझाएगी और 11th 12th में से आपको क्वेश्चन मिलते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर एक तो क्या है कि लाइटनिंग फ्रिक्वेंसी पिछले कुछ सालों में बंगाल साइड में बढ़ रही है। बिहार और बंगाल में क्या होता है कि वहाँ पर एक तो लो प्रेशर एरिया बन जाता है जैसे ही मानसून आता है, और रही सही में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है वेदर में। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो कंड्यूसिव है कहीं ना कहीं लाइटनिंग के लिए। होता क्या है कि लो प्रेशर है, दैट मीन्स हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, ठीक है। अब हवाएं ऊपर की तरफ उठेंगी, वो भी टर्बुलेंस मैनर में, बहुत स्पीड से, तो ऊपर जा करके फिर चार्जिंग क्रिएट हो जाती है प्लस माइनस। तो उनके चार्जिंग के चलते क्या होती है, बिजली कड़कती है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं ये बिजलियाँ डैमेज भी क्रिएट करती है। रही सही में इलेक्ट्रिसिटी को एक तरीके से ट्रांसमिट होने के लिए ज़रूरत होती है, मतलब कोई भी कंडक्टर की, कोई भी मीडिया की ज़रूरत हो, तो ऐसे में ह्यूमिडिटी है ना वेदर में, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हेल्प करती है। तो ये दो सिचुएशन वहाँ पर
बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बन जाती है। इसके चलते कहीं ना कहीं बंगाल और बिहार में मॉनसून सीजन के टाइम पे आपको ज़्यादातर ये फ्रीक्वेंसी ज़्यादा देखने को मिलेगी लाइटनिंग की। इसके चलते हैं वहाँ पर लोगों की, जानवरों की, इनकी डेथ होती रहती है। अभी हमने एक मुद्दा देखा भी था एक्सप्लेन पेज पे कई दिनों पहले, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि 18 से 19 हाथियों की डेथ हुई थी असम में इसी लाइटनिंग के चलते। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वही रीजन रह गया ईस्टर्न इंडिया, क्योंकि अब मानसून आउटब्रेक हो चुका है। तो ऐसी परिस्थितियों में वहाँ पर ये कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है, तो ये लाइटनिंग का एक मुद्दा हाईलाइटेड रहता है ही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो आ जाती है कि वर्ल्ड की 200 टॉप यूनिवर्सिटीज़ में इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ ने अपनी रैंक बनाई है, जो कि लगातार बनी हुई है पिछले 3-4 सालों से। मतलब इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आई है, अभी डिक्लेयर की गई है, यहाँ पर आप देख सकते हो QS, दैट मीन्स क्वैकरली सिमॉन्स के द्वारा वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग डिक्लेयर की गई है। उसमें टॉप 200 में से इंडिया की 3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम रहा है। एक तो है वो IIT बॉम्बे, दूसरी है IIT दिल्ली और तीसरी है IISc बेंगलुरु। ये 3 इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि वर्ल्ड के टॉप 200 यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर हुए हैं। और ये चीज़, ये रिकॉर्ड जो है ना 3 यूनिवर्सिटीज़ का टॉप 200 में, ये लगातार बना हुआ है 2017 से। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं हमारा टैली मेंटेन्ड है। फिर इसके अलावा आप देखोगे कि इंडिया की टोटल 22 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो वर्ल्ड की टॉप 1000 यूनिवर्सिटीज़ में कंसिडर हुई है। मतलब टॉप 200 में से तो 3 और टॉप 1000 में से कितनी, 22 यूनिवर्सिटीज़ हुई हैं। इसके कंपैरिजन में अगर 2021 में देखोगे ना, तो 1000 में से 21 यूनिवर्सिटीज़ थी इंडिया की टॉप में। सिमिलरली 2020 में 23 थी और 2019 में 24। तो लमसम आप देखोगे वही एवरेज बन रहा है, 21 22 20, 21 22 20, 23 24 समथिंग। ठीक है, तो ऐसे में आप देख सकते हो 22 यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करो तो उनमें से 4 तो यूनिवर्सिटीज़ हैं ये IITs, ठीक है, जिसमें IIT बॉम्बे, IISc, IIT रुड़की और OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। इनकी रैंक तो देखो पिछले 12 महीनों में गिरी है। ठीक है, दूसरी तरफ ये इतना माइन्यूट डेटा आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, आप तो मोटा मोटा लिखो है ना, ये केवल एक सेंस देना है। साथ में इधर देखोगे 7 दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जैसे कि IIT दिल्ली, मद्रास, कानपुर, खड़गपुर, गुवाहाटी, हैदराबाद, सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी पोजीशन में गेन किया है। तो ऐसे में ये यूनिवर्सिटीज़ जो ऊपर वाली हैं इनकी तो रैंकिंग डाउन गई है, और ये नीचे वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं इनकी रैंकिंग अप गई है पिछले 12 महीनों में। ऐसे ही 5 इंस्टीट्यूशन पर्टिकुलरली बात की जाए, IIT मद्रास, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT गुवाहाटी और सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, अगर इनकी बात करें तो इन्होंने पिछले 5 सालों में बेस्ट रैंकिंग गेन की है अब की बार, जो 2021 का भी डेटा आया है उसमें। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो 7 ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने अपना स्टेटस एज इट इज़ मेंटेन किया है पिछले साल के कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पर आप बता सकते हो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, 7 नई यूनिवर्सिटी है जो नई एंट्री हुई है, सॉरी मैं भूल गया इसमें, कि नई 1000 के क्लब में, टॉप 1000 के क्लब में इंडिया की नई यूनिवर्सिटीज़ की एंट्री हुई है। उनमें एक तो JNU है, एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है, एक IIT भुवनेश्वर है और एक शिक्षा ओ अनुसंधान। ऐसे करके ये 4 मेन हैं जो कि अभी एंट्री हुई है इनकी 1000 टॉप 1000 के अंदर। ठीक है, हमारे हायर एजुकेशन सेक्रेटरी अमित खरे जी, उनके द्वारा बताया गया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी अभी रिलीज हुई है पिछले साल 2020 में, बोलो उसके चलते फैकल्टीज़ को, रिसर्चर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में और हमारी रैंकिंग इम्प्रूव कर जाएगी। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और अमृता विश्व विद्यापीठ की बात करें तो वो अब टॉप 1000 से बाहर निकल गई हैं। पहले 801 से लेके 1000 के बीच में इनकी रैंकिंग थी, तो ऐसे में अब वो बाहर निकल गई है 1001 से 1200 वाली रैंकिंग में। ठीक है, इसके अलावा बॉम्बे की बात करें तो बॉम्बे तो देखो बेस्ट यूनिवर्सिटी कंटिन्यू बनी हुई है ही। दिल्ली ने भी अपने आप को इंप्रूव किया, बॉम्बे का तो देखो रैंकिंग डाउन हुआ है। ठीक है, 177 पोजीशन पे बॉम्बे है, तो दिल्ली की रैंकिंग आप देखोगे तो थोड़ी इंप्रूव हुई है। वो ये कि 193 रैंकिंग थी लास्ट ईयर, जो कि बढ़कर अच्छी होकर के 185 पे पहुंच गई। इसके अलावा ग्लोबल अगर यूनिवर्सिटीज़ की बात करें, खैर हम बात कर लेते हैं कि हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ ने परफॉर्मेंस दी है उसमें कौन सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी रही हैं। एक तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे यहाँ पर जो वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटी की बात की जाए ना, उसमें 100 में से 100 नंबर गेन किए हैं IISc बेंगलुरु ने। यह आप जरूर ध्यान रखेंगे, IISc बेंगलुरु ने 100 में से 100 रैंक गेन की है वर्ल्ड की टॉप रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में।
ठीक है। दूसरी तरफ क्वैकरली सिमोंड्स के हिसाब से इंडियन यूनिवर्सिटीज़ को मतलब अभी इम्प्रूवमेंट किया है इन्होंने, एक तो एकेडमिक रेपुटेशन एंड मैट्रिक में, ठीक है, कहीं ना कहीं इनके अंदर बेटरमेंट देखा गया है, रिसर्च इंपैक्ट भी अच्छा हुआ है। पर अभी ज़रूरत किस चीज़ की और इम्प्रूव करने की है? एक तो टीचिंग कैपेसिटी मैट्रिक, जिसमें आप सबसे देखोगे तो स्टूडेंट फैकल्टी रेशियो बहुत कम है हमारे यहाँ पर। स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में फैकल्टीज जितनी होनी चाहिए वो नंबर्स अभी भी डाउन है। और इंटरनेशनली देखोगे तो टॉप यूनिवर्सिटी आई है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, लगातार 10 सालों से ये चल रहा है टॉप पे। उसके अलावा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी सेकंड रैंक आई है, 2006 के बाद में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को सेकंड रैंक पहली बार मिली है। फिर उसके बाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी होगी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, सिंगापुर की नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर, ऐसे ही नानयांग टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, और चाइना की जो शिंगुआ यूनिवर्सिटी और पैकिंग यूनिवर्सिटी है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी जो कि टॉप 20 में आई है एशिया से। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आ गए हम एक्सप्लेन पेज पे, जहां पर हम बात करेंगे न्यू ड्रग फॉर एल्जाइमर्स। एल्जाइमर्स एक बीमारी है जिसमें कॉग्निटिव इशू आते हैं कि एक इंसान धीरे धीरे भूलने की आदत में पड़ जाता है, या धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो डिक्लाइन करने लग जाता है अपनी ब्रेन कैपेसिटीज़ की अगर बात की जाए तो। बेसिकली USA में ड्रग रेगुलेटर के द्वारा अभी वहाँ पर एक नई ड्रग को अप्रूवल दिया गया है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर एड्यूकैन्यूमैब। ठीक है, एड्यूकैन्यूमैब के नाम से ये दवाई है, जिसको अभी वहाँ की एक कंपनी है बायोजेन, वो प्रोड्यूस करेगी, और बायोजेन जो प्रोड्यूस करेगी उस दवाई का नाम है यहाँ पर एड्यूहेल्म। ठीक है, तो इस दवाई को अभी USA की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा अप्रूवल दिया जा चुका है, और ये मानो वर्ल्ड में पहली एक तरीके से फर्स्ट न्यू मेडिसिन, मतलब एक तरीके से न्यू मेडिकेशन है आपके अल्जाइमर्स को ट्रीट करने के लिए, जिसको अभी FDA के द्वारा अप्रूवल दिया गया है USA में पिछले 2 दशकों की अगर बात की जाए तो। सबसे पहले देख लेते हैं एल्जाइमर्स बीमारी क्या होती है। देखो, एक वर्ड यूज होता है डिमेंशिया। डिमेंशिया वर्ड एक अम्ब्रेला टर्म है जिसमें ब्रेन से रिलेटेड जो भी कॉग्निटिव फंक्शनिंग में प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है ना, कि आप किसी को पहचान नहीं पा रहे हो, अपने आसपास के जो लोग हैं उनको नहीं समझ पा रहे हो, भूलने की आदत पड़ गई है, तो उसको डिमेंशिया बोला जाता है। और डिमेंशिया में ही एल्जाइमर्स डिमेंशिया जो होता है, ये एक मोस्ट कॉमन टाइप, एक तरीके की एक बिहेवियर देखने को मिलता है इंडिविजुअल्स में, जब उनके ब्रेन में न्यूरॉन्स की फंक्शनिंग कम होने लग जाती है। ब्रेन का अगर बेसिक यूनिट देखोगे ना, अगर हमारी पूरी बॉडी में फंक्शनिंग जो हो रही है सिग्नल्स को लेकर के, वो सारे न्यूरॉन्स के थ्रू होते हैं। तो वहाँ पर आप देखोगे जो एल्जाइमर्स डिमेंशिया है, ये मोस्ट कॉमन टाइप हो गया। इसकी वजह क्या होती है? जब ब्रेन में प्लेक्स या फिर प्लेक्स, जिनको बोल सकते हैं प्लेक्स या टेंगल्स बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब ये मानो, प्लेक्स का मतलब तो हो गया जैसे जैसे न्यूरॉन्स जो है वो बूढ़े होते चले जाते हैं, तो वो डैमेज होने के बाद में उनके धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। या फिर टेंगल्स को यूँ मानो कि जो न्यूरॉन्स हैं उनमें ट्विस्ट आ जाए। तो ऐसी परिस्थितियों में नॉर्मल कंडीशन में ना रह करके ब्रेन जो है एबनॉर्मेलिटी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। और फिर क्या आता है? फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत, मेमोरी प्रॉब्लम। ये ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो नॉर्मली दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद में धीरे धीरे पेशेंट जो है वो कंफ्यूज होना शुरू कर देता है कि मैं क्या करने वाला था, क्या नहीं करने वाला था। साथ में जो फेमिलियर प्लेसेस हैं उनके साथ में उनकी जो समझ है या फिर याददाश्त है वो डिक्लाइन करने लग जाती है। इवन उनको डिफ़िकल्टीज होने लग जाती है प्लान करने में भी और सिंपल टास्क को कंप्लीट करने में भी। तो ये है आपका एल्जाइमर्स। तो हमारे यहाँ पर डॉक्टर राजेश देशपांडे न्यूरोलॉजिस्ट हैं लीलावती हॉस्पिटल ऑफ मुंबई में। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बीमारी है बेसिकली इसमें आपके जो ब्रेन में जो न्यूरॉन्स हैं या फिर आपकी जो पूरा सिग्नल सिस्टम है बॉडी का, उसमें जो न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं बोले उनकी एजिंग को एक्सेलरेट कर देती है ये बीमारी। मतलब आपका दिमाग जल्दी बूढ़ा होना शुरू हो देता है अगर किसी के एल्जाइमर्स हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में ये जो दवाई अभी हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जिसको हम बोल रहे हैं एड्यूकैन्यूमैब, इस दवाई का काम क्या है? ये बिल्कुल ट्रीट नहीं करेगी। ये दवाई केवल और केवल इतना काम कर रही है कि जो ये एक्सेलरेशन है ना एजिंग का, कि धीरे धीरे दिमाग बूढ़ा होता चला जा रहा है, दिमाग की जो बेसिक यूनिट है न्यूरॉन, वो अगर डिक्लाइन कर रही है तो उसको डिक्लाइन को रोकना या थोड़ा सा स्पीड उसकी कम कर देना। तो WHO के हिसाब से अगर डेटा की बात की जाए तो 2017 में डिमेंशिया से पीड़ित लोगों की संख्या वर्ल्ड वाइड 50 मिलियन है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर देखो तो 2030 तक अभी बढ़ने का स्कोप है और वो बढ़कर 82 मिलियन मतलब 8.2 करोड़ लोग हो जाएंगे डिमेंशिया एल्जाइमर्स से पीड़ित।
इसके अलावा इंडिया की बात करें पर्टिकुलरली, तो इंडिया में हर 27 में से एक बंदा जो है वो इस डिमेंशिया की भूलने की आदत, जिसको बोलते हैं ना भूलने की बीमारी, उससे पीड़ित है। और साथ में 60 साल से उम्र के ज़्यादा की बात, मतलब ज़्यादा इफेक्टिव ये होती है, दिखाई देती है। और ये चीज़ बताई जा रही है 2020 का डेटा। और अभी ये जो रिपोर्ट दी गई है इंडिया वाली, वो है एल्जाइमर्स एंड रिलेटेड डिसऑर्डर सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा। और अभी बताया जा रहा है कि 2030 तक इंडिया में एल्जाइमर्स या फिर डिमेंशिया जिसकी हम बात कर रहे हैं, भूलने की आदत जिसकी बोल रहे हैं, तो वो राइज होकर के 7.6 मिलियन तक पहुंच सकती है, जो कि लगातार लगभग 70 करोड़ लोग हो जाएंगे, 70 लाख लोग हो जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं इस बीमारी से पीड़ित होंगे। अब ये ड्रग काम कैसे करेगा, इसका देखो एक सिंपल सा तरीका ये है कि जब कभी भी हमारे किसी के भी अगर यूं डिमेंशिया या ये अल्जाइमर्स डिजीज होती है ना, तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एक कहोगे कि एंटीबॉडी क्रिएट होना शुरू हो जाती है, ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं, तो हमारे ब्रेन में एक प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है जिसको बोलते हैं एमिलॉइड बीटा। तो वो अगर बनना शुरू हो जाता है तो उसके चलते कहीं ना कहीं हमारे ब्रेन में प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं, दैट मीन्स धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं छोटे छोटे, ठीक है। तो अल्जाइमर में क्या हुआ, धीरे धीरे न्यूरॉन्स हैं वो बूढ़े होते चले जाते हैं और फिर वो कचरे में कन्वर्ट हो जाते हैं, और फिर वो वहीं पर इकट्ठे होते होते कहीं ना कहीं ब्रेन की दूसरी कैपेसिटीज़ को भी डाउन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो दवाई दी जाएगी ना, इस ड्रग का काम क्या होगा, इस एमिलॉइड बीटा की प्रेजेंस को रिड्यूस करेगा। इससे क्या हो जाएगा कि जो अल्जाइमर की प्रॉब्लम है उसको एक्सेलरेट होने से रोका जा सकेगा, स्लो करेगा डिक्लाइन करने, ये ब्रेन की फंक्शनिंग को डिटेरियोरेट होने से स्लो करेगा, उसकी स्पीड कम कर देगा। इससे देखो मेमोरी रीगेन होगी, ये तो नहीं है, पर परिस्थितियां ग्रेव ना हो उससे पहले ही अगर थोड़ा बहुत संभाल लिया जाए तो ठीक है। दूसरा देखो, इस ड्रग के साथ में प्रॉब्लम है, बहुत महंगी पड़ेगी, और अभी तक भी इस ड्रग के ऊपर इतने ज़्यादा कोई वो टेस्ट हुए नहीं है, ट्रायल्स अभी होने बाकी हैं। क्योंकि कल भी हमने वर्ल्ड पेज पे ये बात जब डिस्कस की थी तो उसमें क्या बताया गया था कि अभी भी ट्रायल्स करने बाकी हैं, बायोजेन को अभी ट्रायल्स करने होंगे। और इंडिया की अगर पर्टिकुलर बात करें तो इंडिया में तो देखो अभी अवेलेबल होने वाली है नहीं, क्योंकि अभी तक इंडिया में इसके ट्रायल्स ही कंप्लीट नहीं हुए। और इस ड्रग को देने का तरीका क्या है, इसमें इंट्रावेनस इन्फ्यूज़न, मतलब सीधा इंजेक्शन से इसको इंजेक्ट किया जाएगा, जैसे वैक्सीन ले रहे हो आप अभी इन दिनों में कोविड का, उस तरीके से। प्रॉमिसिंग की बात की जाए तो देखो ठीक तो नहीं करेगा, पर वही बात है, ना मामा से काना मामा अच्छा, वो वाली बात है कि जो अगर पूरा भी क्योर नहीं कर रही है बीमारी को, तो कम से कम डिटेरियोरेट होने से तो कम से कम सिचुएशन को बचा पाएगी। एफिकेसी की बात करो तो इंडिया में अभी तक इसका डेटा अवेलेबल नहीं है, बाकी यूएसए में क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं तो उनमें केवल और केवल थोड़ा बहुत बेनिफिट मिला है, पर फिर भी वही चीज़ है जो है वो ठीक है। फिर अभी अल्जाइमर को हम कैसे मैनेज करते हैं, देखो इंडिया में इग्नोरेंस बहुत है इस बीमारी को लेकर के। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि लो एक्सेप्टेंस है फैमिलीज़ में कि हमारे जो लोग हैं जिनके इस तरीके भूलने की बीमारी है, तो वो केवल भूलने की बीमारी बोल करके इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि फिर उसके बाद में क्या होता है, न्यूरोलॉजिस्ट का ये कहना है कि धीरे धीरे सिचुएशन वर्स से वर्स्ट होती चली जाती है और अल्टीमेटली फिर ब्रेन जो है वो जवाब दे देता है। तो ऐसे में बोला टाइम के ऊपर अगर सही डिसीजन नहीं लिया गया, ऐसे आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ इस बीमारी का, तो फिर कहीं ना कहीं आप और ज़्यादा लापरवाहियाँ करते चले जाते हो, ठीक है। देखो 4 तरीके की हमारे यहाँ पर मेडिकेशन दी जाती है। एक तो होती है ब्लड को थिन करने की, खून को पतला करने की। एक होती है वेस्कुलर ब्लॉकेजेस को, कि हाँ हमारी जो खून फ्लो करने वाली जितनी भी वेसल्स हैं, चाहे वीन्स हो या फिर आप बात करो आर्टरीज की, उनके ब्लॉकेज ना हो। या फिर मेमोरी एनहेंसिंग के लिए दवाइयाँ दी जाती है जो कि एक्चुअल में मेमोरी इंक्रीज कर नहीं पाती है। हमने अभी देखा ना कि मेमोरी को इम्प्रूव करना इम्पॉसिबल है, हाँ डिक्लाइन होने की स्पीड को रोक सकते हो, और साथ में कहीं ना कहीं न्यूरॉन्स के बीच में कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए भी ड्रग्स दी जाती है। तो ऐसे में अभी हमारे पास में प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं है, इवन इग्नोरेंस और ज़्यादा है। तो ऐसे में अब देखते हैं आने वाले टाइम पे पता पड़ेगा कि क्या है परिस्थितियाँ, क्या निकल के आती हैं। तो अल्जाइमर्स और अल्जाइमर्स की ड्रग और सारी फंक्शनिंग को हमने जाना, आगे चलते हैं। अब हम आ गए हैं वर्ल्ड पेज पे, यहाँ पर हम बात करेंगे। देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने तो अपनी तरफ से यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के सेकंड टेन्योर के लिए अप्रूवल दे दिया है। अब बात पहुंच गई है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। तो देखो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करो तो इसमें 15 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो ऐसे में इंडिया भी अभी मेंबर चल रहा है, अभी 2021-22 के अंदर इंडिया मेंबर रहेगा। तो इंडिया ने अपनी तरफ से पूरा अप्रूवल दिया है, सेकेंड टर्म के लिए इंडिया ने अपनी तरफ से रिकमेंड किया है।
तो अब ये मुद्दा पहुंच गया कहां पर, 193 मेंबर्स की यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। वहां पर अब इसमें वोटिंग होगी। अब उसमें जैसे ही वोटिंग फाइनलाइज हो जाएगी तो एंटोनियो गुटेरेस का ये सेकंड टेन्योर फाइनल हो ही जाएगा। तो ऐसे में अब आपके लिए टास्क आ गया है, यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल, इनके बारे में आप डिटेल गेन करोगे, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लगे हाथ। इसी पेज पे दूसरी न्यूज़ है आपके सामने कि देखो, WTO पैनल ने कंसीडर किया है कि क्या हमें कोविड-19 वैक्सीनेशन को प्रोड्यूस करने के लिए रिलैक्सेशन देने की ज़रूरत है, क्या जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं उनको हमें रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो मुद्दा तो देखो हमने बहुत बार डिस्कस किया है, उसी का एक रिवीजन मात्र है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में मेंबर नेशंस ने फिर से इस बात पर सोचने की कोशिश की है कि क्या हमें पेटेंट रूल्स को ईज आउट कर देना चाहिए, थोड़ा हल्का बना देना चाहिए, जिसके चलते अभी कोविड-19 के लिए वैक्सीन्स की जो कमी चल रही है उन कमियों को पूरा किया जा सके, या जो गरीब देश हैं उनकी हेल्प की जा सके। तो अभी लगभग WTO में 60 ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस प्रपोजल को सपोर्ट किया है। उसमें चाइना भी आ गया है, तो यूनाइटेड स्टेट्स भी है। देखो, ये प्रपोजल दिया गया था इंडिया और साउथ अफ्रीका के द्वारा पिछले साल कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवियर्स दे दिए जाएं। क्योंकि होता क्या है कि एक कंपनी अपने अरबों करोड़ों अरबों रुपए या बहुत बड़ा अपना कैपिटल इन्वेस्ट करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। तो उन कंपनीज का ये कहना है कि हम इनोवेशन के लिए इतना पैसा डालते हैं, तो हमारी पूरी अधिकार बनता है कि हमारे यहाँ पर रिसर्च हुई है तो हमारे यहाँ से ही वैक्सीन प्रोड्यूस हो वो, और उसका जो बेनिफिट है वो हमें मिले। पहले बेनिफिट मिल जाए, फिर उसके बाद में हम वेवियर दे देंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे इंडिया की अगर बात करें तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लगभग 20 साल के लिए हमारे यहाँ दिए जाते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि जिस कंपनी ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना पैसा इन्वेस्ट किया है वो 20 साल तक रिकवर कर सके। तो इसी प्रपोजल को लेकर के इंडिया ने यह बात कही है कि अगर ये प्रपोजल, अगर इंटरनेशनली वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की एक ब्रांच, ट्रिप्स जिसको बोलते हैं, ट्रिप्स जो कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंडर ही काम करता है, तो क्यों ना वहां पर अगर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर सभी कंट्रीज का कंसेंसस ले लिया जाए, सबकी सहमति ले ली जाए, जिससे कि आसानी से दूसरी कंपनियां हैं वो भी वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाएं। ऐसे में वैक्सीन शॉर्टेज कम हो पाएगी। देखो, इसके दो तरीके होते हैं वैक्सीन प्रोड्यूस करवाने के लिए कि मानो कोई कंपनी ए है, वो अगर वैक्सीन के लिए रिसर्च एंड डेवलप कर रही है, उसके बाद में वैक्सीन डेवलप कर दिया, फॉर एग्जांपल कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा, तो ऐसी परिस्थितियों में इनके पास में खुद का लाइसेंस है, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इन्होंने पेटेंट ले लिया। अब क्या है कि अगर सरकार वहां पर अप्रूवल देती है कि दूसरी कंपनीज भी इसी वैक्सीन को प्रोड्यूस कर पाएं, तो उसके दो तरीके अवेलेबल हैं। एक तो होती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग और दूसरी होती है वॉलंटरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में क्या होगा, सरकार दूसरी कंपनियों को लाइसेंस दे देगी। सरकार, मैं बोल रहा हूं गवर्नमेंट, ठीक है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग में इससे इस कंपनी से कुछ नहीं पूछा जाएगा, बस केवल और केवल लाइसेंस दे देगी सरकार कि आप तो वैक्सीन प्रोड्यूस करो। तो कंपल्सरी लाइसेंसिंग तो ऑप्शन रहता है सरकार के हाथ में। एक होता है वॉलंटरी लाइसेंसिंग, तो उसमें क्या होगा, जिस कंपनी के पास में अभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो कंपनी कुछ इंटरेस्ट रेट या कुछ फिक्स रेट के ऊपर दूसरी कंपनीज को अप्रूवल दे देगी कि हां जी आप प्रोड्यूस करो, पर जितने भी वैक्सीन आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जितने भी आप पैसा कमा रहे हो, उसका 2% 5% हमें देना पड़ेगा। तो ये हो गई वॉलंटरी लाइसेंसिंग। तो दोनों मुद्दों पर बातचीत चल रही है, पर रोड़ा अटकाया जा रहा है किसके द्वारा, यूरोपियन यूनियन के द्वारा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज का यह कहना है कि अगर आप ऐसा करोगे तो इससे तो फिर जो कंपनी पैसा लगा करके रिसर्च एंड इनोवेशन कर रही है या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रही है, तो आप उनके लिए कहीं ना कहीं एक ब्रेक लगा रहे हो, ठीक है। तो इस चीज को लेकर के कहीं ना कहीं अभी भी बातें चल रही है। तो देखो, WTO में अभी फिलहाल 164 मेंबर्स हैं। अब देखने वाली बात है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के वेवियर को आगे बढ़ाया जाता है कि नहीं, पर बातचीत इस पर शुरू हो चुकी है। पर सबसे बढ़िया चीज क्या है कि चाइना और USA अभी इंडिया के और साउथ अफ्रीका के इस प्रपोजल पे साथ दे रहे हैं। लगभग 60 कंट्रीज ऐसे हो गए हैं। बाकी अभी जो मेन है वो है यूरोपियन यूनियन, जो कि लगभग 27 कंट्रीज का एक ब्लॉक है। अब देखने वाली बात है होता है क्या। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब इकोनॉमी पेज पे। इकोनॉमी पेज पे बात यह है कि देखो, 2 साल हो गए जब से RBI ने अपनी तरफ से एक स्पेशलाइज्ड कैडर क्रिएट करने की बात की है, सुपरवाइजरी कैडर, कि जो बैंक्स में जो फंक्शनिंग परफॉर्म की जाती है उनके ऊपर नज़र रखी जाए। क्योंकि अभी आपको पता है कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो कोलैप्स कर गई।
आपको यस बैंक का पता होगा, पंजाब नेशनल बैंक का पता होगा, डीएचएफएल की बात हमने की, या फिर आप डीएचएफएल की अभी हम करेंगे, आईएल&एफएस जैसी एनबीएफसीज हैं वो बिल्कुल ही एक तरह से बैंकरप्ट हो चुकी हैं। तो उस चीज़ों को देखा जाए तो आरबीआई के ऊपर प्रेशर आता है। क्यों? क्योंकि आरबीआई की रेगुलेशन के अंडर में ये सारी फंक्शनिंग होती है। तो आरबीआई ने अपनी तरफ से 2 साल पहले एक स्पेशल सुपरवाइजरी कैडर के लिए बात कही थी, पर अभी तक भी उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब एक्शन तो नहीं लिया गया, पर जब से डिमोनेटाइजेशन हुआ है 2016 में, 8 नवंबर 2016 को डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तब से लेकर अभी तक आरबीआई ने एक अपना ऑर्डर कंटिन्यू रखा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरास की रिकॉर्डिंग कंटिन्यू रहेगी, कि कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी पर्सन, दैट मीन्स वो वहां पर एम्प्लॉय भी हो सकता है, वहां का मैनेजर भी हो सकता है ब्रांच का, या कोई एक कस्टमर भी हो सकता है बैंक का, कोई इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ना हो। तो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग तो देखो कंटिन्यू है। पर अभी तक भी आरबीआई की तरफ से जो 2 साल पहले एक प्रपोजल दिया गया था जिसके तहत एक स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजरी रेगुलेटरी कैडर क्रिएट करना, जिससे कि बैंकों को अभी ये जो बैंक्रप्सी हो रही है वो भी इरेगुलरिटीज के चलते, इलीगल एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हुए, तो उनको रोकने के लिए। बट अभी भी ये मुद्दा पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के पास में अटका हुआ है। अभी भी वहां पर कोई प्रॉपर एश्योरेंस नहीं है, सरकार इस पर अभी काम नहीं कर रही है। देखो आरबीआई ने क्यों ये स्पेशल सुपरवाइजरी कैडर की बात की है, इसके पीछे है 2019 के बाद से लेकर अब तक बड़ी बड़ी कंपनियों का कोलैप्स कर जाना, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आईएल&एफएस, जो कि बड़े लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लोन देती थी, उसका कोलैप्स करना। सिमिलरली आईसीआईसीआई बैंक के अंदर जो चंदा कोचर सीईओ होते हैं के बावजूद उन्होंने वहां पर माल प्रैक्टिसेस की, उसके चलते पंजाब नेशनल बैंक का जो फ्रॉड हमने देखा, अभी मेहुल चोकसी वाला भी चल ही रहा है, और उधर जो मोदी है, जो कि ये सारे के सारे फ्यूजिटिव ये भगोड़े हैं सारे के सारे। इसी तरीके से डीएचएफएल में फ्रॉड हुआ 2019 में। तो एनबीएफसी सेक्टर में बहुत ज़्यादा क्राइसिस देखने को मिला है। और यस बैंक का और पीएमसी बैंक का, पंजाब महाराष्ट्र जो कोऑपरेटिव बैंक था, उसका मुद्दा सामने आया था जब आरबीआई ने पूरा मैनेजमेंट अभी अपने हाथ में ले रखा है। यस बैंक में राणा कपूर के चलते वहां पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी, ये चीज़ें कहीं ना कहीं आरबीआई को शॉकिंग लगी। तो आरबीआई ने ये एसएसआरसी के लिए अपनी तरफ से ये प्रोविजन दिया था, पर वही चीज़ अभी तक इस पे बातचीत नहीं हो पा रही है। हुआ क्या है मुद्दा कि आरबीआई के स्टाफ जो हैं वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के अपोज कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि एक प्रॉपर स्टडी नहीं हुई है, क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा इस एसएसआरसी के प्रोविजन के अंदर में। बस यही चीज़ है। सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये कि आरबीआई जब किसी भी बैंक के ऊपर डाउट के मतलब यूं डाउट करना शुरू कर देता है ना कि बैंक जो है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है, एनपीएस बढ़ रहे हैं, लोन बिना सोचे समझे दिया जा रहा है, वो बैंक अपनी ब्रांचेस लगातार खोले जा रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में आरबीआई जो है उन बैंक्स को उठा करके डाल देता है अपने प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन वाली प्रोविजन में। उसमें क्या होता है, बैंकों के ऊपर बाउंडेशन लगा दी जाती है कि आप तब तक अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग पे नहीं जाओगे जब तक आरबीआई खुद अलाउ ना कर दे। इसके लिए क्या करना होता है, उनको अपना कैपिटल स्टेटस इंप्रूव करना होता है। अगर एनपीएस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो उसके अगेंस्ट में उनको कैपिटल बफर क्रिएट करना पड़ेगा, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्रिएट करना पड़ेगा, जिससे कि वो ज़्यादा डिटेरियोरेट ना हो, बैंकरप्ट ना हो जाए बैंक खुद। ठीक है, अभी तक आज इंडिया की बात करो तो लगभग कॉमर्शियल बैंक्स की ब्रांचेज हैं 1,16,000। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक एक ब्रांच को कवर करना। ठीक है, तो आरबीआई इसी चीज़ को ध्यान में रख करके ये एसएसआरसी वाला प्रोविजन लेकर के आया था। बट वही चीज़ अभी तो थोड़ा बहुत फंसा हुआ पड़ा है। पर फिर भी आरबीआई के पास में अभी करंटली भी एक प्रोविजन है जिसको बोला जाता है बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, जिसमें 4 डायरेक्टर्स काम करते हैं सेंट्रल बोर्ड के, और इसके अलावा गवर्नर आरबीआई के जो है वो ही इसको चेयर करते हैं, जो कि मेन ध्यान रखा जाता है कि बैंक क्या फंक्शनिंग कर रहे हैं, कहीं कोई इलीगल एक्टिविटी तो नहीं कर रहे हैं। देखो होता क्या है कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन की लेने की जरूरत क्या पड़ती है, या फिर इस तरीके के आरबीआई के कंसर्न की पीछे वजह क्या है। वजह है कि एसेट क्वालिटी की बात अगर की जाए वो डिटेरियोरेट होती चली जाती है, तो ऐसे में उसको चेक करना, ऐसे में उसको आरबीआई के द्वारा प्री एम्प्टिव एक्शन लेना। इसका मतलब हो गया कि परिस्थिति बाद में बिगड़े उसके पहले ही अगर आपके पास में सिम्टम्स आने लग गए हैं तो उसको पहले ही ठीक कर दो ना। तो प्री एम्प्टिव एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आरबीआई कहीं ना कहीं फेल होता हुआ दिखाई दिया है। तो ये एक प्रोविजन आरबीआई ने 2 साल पहले दिया था। ठीक है, मैकेनिज्म की कमी नहीं है पर सक्सेस भी नहीं है, ये एक मेन मुद्दा है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक वाला देखो हमने ऑलरेडी देख ही लिया था, जिसमें क्या बोला, इंडिया 2021-22 में 8.3% की ग्रोथ रेट रजिस्टर करेगा। और ये बात बोली गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा
जो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिलीज की जाती है उसमें। तो ये ध्यान रखना, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट इशू कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। इसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है दैट इज एट फ्रंट ऑफ यू कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं, उन्होंने पाइप्ड नेचुरल गैस अभी इनॉग्रेशन किया है, जिसमें आप देख सकते हो लिंक ये रहा, झांसी उत्तर प्रदेश में, ठीक है, जिसमें CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का एक प्रोविज़न है, जिसको जो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड उसके अंडर में काम करेगा, और महानगर गैस लिमिटेड रायगढ़, इनके बीच में ये लिंकिंग है। इसके अलावा आप देख लेते हैं DHFL का जो रेजोल्यूशन है। देखो DHFL की अगर बात करो तो ये एक इंडिया के सबसे बड़े जो हाउसिंग लोन देने वाले, या फिर आप कहोगे मॉर्गेज लोन देने वाले मतलब एंटिटीज में से एक है। मतलब गिरवी रख करके कुछ और फिर लोन देना, उनमें से सबसे ज़्यादा लोन देने वालों में से एक है। पर हुआ क्या, कहीं ना कहीं बैंकरप्ट हो गई ये कंपनी, अपने लोन्स, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा नहीं कर पाई। ऐसे में क्या हो गया, इसका हो गया रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन कर दिया गया, एक बार रेजोल्यूशन प्रोसीडिंग कर दी गई तो इसको फाइनलाइज कौन करता है? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अब उस रेजोल्यूशन में बुलाई गई थी बिडिंग, मतलब बोली लगाई गई, और बोली के 4 राउंड थे। उन 4 राउंड में अलग अलग कंपनी आई, जैसे कि यहाँ पर पिरामिल ग्रुप तो है ही, जिन्होंने फाइनली ये बिड जीत ली। इसके अलावा ओकत्री ग्रुप भी है, अडानी ग्रुप भी है, हांगकांग का एक SC लोवी ये ग्रुप भी था। तो इन चारों ने मिलकर के 4 राउंड की बिडिंग हुई, और अल्टीमेटली ये बिडिंग जीत कौन गया? पिरामल ग्रुप। और कितनी रेट के ऊपर? 37,250 करोड़ रुपए की ये बिड हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल पॉइंट क्या था वो हमने देखा। अब ये जो रेजोल्यूशन हो रहा है ना, वो देखोगे इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के सेक्शन 227 के अंडर में, ठीक है। तो ये था देखो मेन डिस्कशन। अब देख लेते हैं जो आर्टिकल्स बच रहे हैं उनकी समरी ले लेते हैं लास्ट में। तो अगर समरी देखें तो फ्रंट पेज पे देखो, एक तो ये है कि न्यू वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर के है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि भाई आप रजिस्ट्रेशन ऑन साइट को इंश्योर करो कि जैसे ही कोई वैक्सीन लगवाने आए 18 साल से ज़्यादा उम्र का कोई भी, तो ऑन द स्पॉट उसकी ID ले लो और वहीं पे उसका रजिस्ट्रेशन करो, ऑनलाइन का टंटा खत्म करो। वजह कोविन का हमने मुद्दा देखा था ना कि इंटरनेट स्मार्टफोन पेनिट्रेशन बहुत कम है, फिर नंबर आ जाता है एजुकेशन का, तो इंग्लिश में एक्सेसिबिलिटी सबकी नहीं है, तो ये एक हर्डल थी, उसको हटा दिया गया है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बजाय ऑन साइट रजिस्ट्रेशन कर दिया कि जहां पर कैंप लग रहा है वहीं जाओ। और लगभग 44 करोड़ वैक्सीन डोसेस के लिए ऑर्डर दे दिया गया है कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए। एक एथिक्स में आप जो मेडिकल एथिक्स होती है ना, उससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे आपको मिल रहा है। देखो लिख लो इसको कि आगरा में एक हॉस्पिटल है जिसको अभी सरकार के द्वारा सीज कर दिया गया है। उस हॉस्पिटल का नाम है श्री पारस हॉस्पिटल, ठीक है। इस पारस हॉस्पिटल में एक वीडियो लीक हुआ है अभी, और उसमें इस हॉस्पिटल के ऑनर के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम एक मॉक ड्रिल करेंगे। वो क्या कि ये बात है अप्रैल की, 26-27 अप्रैल की बात है कि हम एक मॉक ड्रिल करेंगे। उस मॉक ड्रिल में वार्ड में लगभग 26 या कितने जने थे, 22 पेशेंट्स थे। बोलो 22 पेशेंट्स हैं हमारे यहाँ पर, हम 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद करेंगे। और 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद की जाती है, सारे पेशेंट्स एकदम नीले पड़ जाते हैं क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हुई। तो ऐसे में 4 जनों की जान चली जाती है। तो डॉक्टर जिसको आप भगवान के रूप में देखा जाता है, आप समझते हैं कि भगवान के रूप में है, वो अगर इस तरीके से अनएथिकल एक्टिविटीज करेंगे तो एक तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के अंडर में इन्होंने क्या कर दिया, एक तरीके से उनकी फंडामेंटल राइट को ब्रीच किया। नंबर 2, इन्होंने ये एक मर्डर का केस भी हो सकता है। तो भगवान के रूप में देखा जाने वाला डॉक्टर जो है वो कहीं ना कहीं यहां पर एक किलर बन गया। तो इसी चीज के चलते हॉस्पिटल को तो सीज कर दिया, बाकी अब आगे देखते हैं आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती है, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे आ जाएगा मेडिकल एथिक्स के अंदर। फिर बात आ जाती है अहमदाबाद। देखो अभी टाइम लगेगा अहमदाबाद को कि ओलंपिक जो है इनको इंडिया को मिले, क्योंकि आने वाले 15 सालों तक तो देखो ओलंपिक के सारे स्लॉट्स जो हैं वो ऑक्यूपाइड हैं। इंडिया अपनी बिडिंग में लगा हुआ है कि कैसे भी करके ओलंपिक के लिए अपनी बात जीत ले। पर हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तैयार करने के लिए रेडी है और बहुत हद तक रेडी भी हो चुका है। अहमदाबाद में बन रहा है ये, ठीक है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम और ये सारे वहीं पे हैं, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे यहां पे, आप देखो प्लग चार्ज राइड हमारे यहां पर हाईएस्ट, अगर ये देखोगे ना जितने भी व्हीकल्स हमारे रोड पे दौड़ते हैं उसमें 80% तो 2 व्हीलर या 3 व्हीलर्स ही हैं मिला करके, और पॉल्यूशन भी सबसे ज़्यादा इन्हीं के द्वारा किया जाता है।
तो यहाँ पर इस आर्टिकल में बताया जा रहा है कि अगर हमारे यहाँ पर चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर्ली मेंटेन रख दिए जाए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का कर दिया जाए, कम से कम 2 व्हीलर और 3 व्हीलर्स का, तो बोले ये हमारा एनवायरनमेंट के लॉस को हम बहुत हद तक बचा सकते हैं। पर इसके लिए चार्जिंग कैपेसिटी करने की ज़रूरत है। देखो चार्जिंग में अगर नॉर्मली देखा जाए तो अगर इन चार्जिंग प्लेसेस पे देखें, पोर्ट्स पे, तो यहाँ पर तो देखो आधे घंटे से पौन घंटे का टाइम लगता है पूरा चार्ज होने में, और आराम से 80 से 100 किलोमीटर चल जाते हैं। आपने देखे होंगे ना ई रिक्शाज बहुत सारे चलते हुए वो। तो ऐसे में नीति आयोग में देखो अभी ये नया प्लांट चालू हुआ, उसकी फोटो है। बाकी ई व्हीकल्स के लिए ये कहीं ना कहीं प्रमोशन की बात है। अब आपके लिए आ गई है एक छोटी सी टास्क कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के द्वारा क्या टारगेट गए हैं ई व्हीकल्स को लेकर के, उनको एक बार डिटेल आउट कर लेना आप लोग, ठीक है, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन बन सकता है। 2030 तक टारगेट किया हुआ है, बहुत बड़े, वहां पर कुछ डेटा ले लेना, ठीक है, काम का आपको लिखने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि राजस्थान में एनजीओज जो हैं वो लगातार सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में ना आने वाली 16 लाख ऐसी फैमिलीज हैं जो कि भूख के चलते भूखे मर रहे हैं, तो उनके लिए आप व्यवस्था करो। एनजीओज लगातार इस चीज़ के लिए सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि आप उनके लिए आप कहीं ना कहीं मतलब जो राशन कार्ड है वो उनके लिए अवेल कराओ। कोविड इमरजेंसी राशन कार्ड बोला जा रहा है, CERC, ठीक है, कोविड इमरजेंसी राशन कार्ड आप उनको रिलीज करो। 16 लाख फैमिलीज हैं, लगभग 79 लाख पीपल हैं जो कि कहीं ना कहीं भूखे परेशान हो रहे हैं। तो आप उनको ग्रेन, फूड ग्रेन हो गया, पल्सेज हो गया, जो फूड सिक्योरिटी एक्ट में है, ऑयल है, एडिबल ऑयल है, वो आप अवेल कराओ, ठीक है। जैसे कि हमें पता है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत तो ऑलरेडी हमने देख ही लिया कि 5 किलोग्राम फूड ग्रेन और ये मिलता है, ठीक है, जो कि हर एक इंडिविजुअल के लिए मंथली फ्री ऑफ कॉस्ट, पर वो एनरोल होने चाहिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंडर में। तो ऐसे में ऐसी बहुत सारी, और ये तो हमने देखा ही बहुत बार कि कोविड-19 एक इनइक्वालिटी वायरस के तौर पे भी माना जा रहा है, जिसमें गरीब बहुत ज़्यादा गरीब हो गया है। तो ऐसे में एक भुखमरी को ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। आज CMIE की रिपोर्ट देखें ना, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 97% लोग जो हैं कंट्री में वो अपनी इनकम को बहुत हद तक लूज़ कर चुके हैं पिछले 15 महीनों में, और जॉब लॉस भी बहुत ज़्यादा है। तो अनएम्प्लॉयमेंट भी है, तो दूसरी तरफ जॉब वो इनकम लेवल है वो भी रिड्यूस हो गया। तो ऐसे में ये डिमांड की जा रही है एनजीओज के द्वारा। एनजीओज में भी लीडिंग एनजीओ है पीपल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज़ और मजदूर किसान शक्ति संगठन, ये मिलकर के काम कर रहे हैं लगातार। आगे देखते हैं। छोटी सी न्यूज़ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा हैं अभी, उन्होंने लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी को एक रिक्वेस्ट लिखी है कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पर एक्शन लो। तो अब इसमें तो इतना कुछ डिटेल बताया नहीं है, पर आपके लिए अब टास्क है, 11th की बुक उठाओ, इलेक्टोरल रिफॉर्म से रिलेटेड बुक है 11वीं की, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसमें वो चैप्टर पूरा पढ़ो, रिफॉर्म्स कौन कौन से होने चाहिए उनको देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। आगे चलते हैं, जिसमें आप देखोगे स्टेट फंडिंग होनी चाहिए, औरतों के लिए आप सीटें फिक्स करो, 33% रिजर्वेशन दे सकते हो, वहाँ पर ये जो पॉलिटिक्स का और क्रिमिनल्स का जो अलायंस है, एक्सेस है, उसको तोड़ो। ऐसे बहुत सारे रिकमेंडेशंस हैं। और साथ में अब हम एजुकेशन लेवल में भी इंक्रीज हो चुके हैं, तो फर्स्ट पास द पोस्ट की जगह प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वाला सिस्टम लेके आया जा सकता है। ऐसे में बहुत सारे सजेशंस आप देखना वहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। एक्सप्लेन पेज पे तो न्यूज़ इतनी सी है, नई वैक्सीन पॉलिसी आई है रिवाइज्ड, उसमें क्या किया गया आपको पता ही है, 21 जून के बाद में 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को आसानी से वैक्सीन मिल जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वैक्सीन अवेल कराया जाए तो फ्री ऑफ कॉस्ट, और अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में, अगर कोई प्राइवेट बैंक में जाकर, प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर वैक्सीन लेते हो तो 150 रुपये तो देखो सर्विस के लगेंगे। बाकी कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए अलग अलग रेट है। अगर कोविशील्ड लगता है प्राइवेट हॉस्पिटल में तो ज़्यादा से ज़्यादा 750 रुपये, आप 780 रुपये देने होंगे, और कोवैक्सीन लगवाते हो तो 1410 रुपये आपको मैक्सिमम देने होंगे। तो उन चीज़ों को लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं है। वो 150 रुपये जो कल मैं बोल रहा था वो केवल सर्विस चार्जेस है, सर्विस का मतलब वैक्सीन लगाने के लिए जो चार्जेस लगते हैं। बाकी वैक्सीन की प्राइस तो अभी भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 780 और 1410 अभी भी रखी हुई है, और स्पुतनिक के लिए 1145 रखी है। एयरक्राफ्ट टर्बुलेंस अभी क्या है, एक प्लेन है मुंबई से कोलकाता जा रहा था, तो उसमें एक टर्बुलेंस में फंस गया। टर्बुलेंस का मतलब एक तरीके से हवा का एक झोंका है ज़बरदस्त, तो उसके चलते क्या हो जाता है कि वो प्लेन थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाता है, तो 4 जने इंजर हो जाते हैं, 3 को तो हॉस्पिटलाइज करा दिया, एक थोड़ा नॉर्मल था। तो टर्बुलेंस क्या होता है वो हमारे लिए जानना जरूरी है। तो एक तो क्या होता है कि मान लो बहुत ज़्यादा बादल हो रहे हैं,
तो बादल एक तरीके की अगर स्पीड से हवा मूव कर रही है और उसमें अगर प्लेन अगर एंटर हो जाए तो प्लेन को उड़ने में जोर आता है, तो वो एक टर्बुलेंस हो गया, नेचुरल वेदर फिनोमेना है। दूसरा ये हो सकता है प्लेन का खुद का क्रिएट किया हुआ टर्बुलेंस, क्योंकि प्लेन जिस स्पीड से चलता है तो अपने पीछे की तरफ भी हवा को चीरता हुआ निकलता है ना, तो हवा के पीछे एक तरीके से झोंके बनने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी। तो इसमें देखो लॉसेस भी बहुत सारे होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि जो प्लेन है वो सीधा का, आज के मॉडर्न प्लेन्स हैं वो सीधा का सीधा नीचे तक आ जाते हैं, बिल्कुल लैंड में खत्म एकदम ही, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे जेट स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट, जो हवाएं बिल्कुल ट्रोपोपॉज के पास में उड़ती रहती है ना, जबरदस्त स्पीड वाली जेट स्ट्रीम्स, ठीक है, उनमें उनकी वजह से भी कई बार टर्बुलेंस बन जाती है, तो उसकी वजह से भी परेशानी होती है। तो ये चीज़ बताई हुई है। तो बचे कैसे भाई यात्री, बेल्ट बेल्ट लगा के रखो भाई, जब भी आपको कहा जाए प्लेन में बैठ रहे हो तो बेल्ट तो बिल्कुल ही मत खोलो। इसके अलावा देखो और तो कोई इतना इंपॉर्टेंट मुझे आर्टिकल लग नहीं रहा है, बाकी आप खुद से देख लोगे, ठीक है। डिस्कशन में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।